हम्म। नमस्कार। नमस्कार साथियों। जैसे कि आप सभी को पता था, पहले से ही नोटिफिकेशन हमने डलवा दी थी। आज जो है हमारी जो है पंचवर्षीय योजना की क्लास होगी बच्चों। तो जो भी आपकी पंचवर्षीय योजना का टॉपिक है, उसे हम लेके चलेंगे। लगभग हमारी 2 क्लास में टॉपिक होगा। तो आज जो है हमारी ये पहली क्लास होगी। ठीक है, चलिए जुड़िए फटाफट। मोहित शर्मा, राम राम गुरु जी, राम राम भाई, राम राम। बिल्कुल। और फटाफट जो है साथ ही जो भी आपके पास ग्रुप है उनमें शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चों तक पहुंचे। चलिए 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 चलिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ऑडियो वीडियो ठीक है भाई? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएंगे। ऑडियो वीडियो। गौरव खंडेला, नमस्ते जी, नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते भाई। चलिए। खुशी शर्मा, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, करते हैं शुरुआत। देखो, जैसा कि आप सभी को विदित है, पूर्व में ही हमने बता दिया था कि आज हमारा जो टॉपिक है वो पंचवर्षीय योजना होगा। ठीक है, जो कि आपका खास तौर पर जो पैट का एग्जाम है उसके लिए साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान के बारे में विषय में हम बात करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, जिसे कि साथियों हम 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं। 5 ईयर प्लान यानी कि हम 5 साल की एक योजना बना के चलते हैं। 5 साल का हम एक खाका तैयार करते हैं देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम साथियों पंचवर्षीय योजना के बारे में समझे कि पंचवर्षीय योजना क्या है क्या नहीं है, तो हमारा पहला बिंदु ये होगा साथियों कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना है ये एक प्रकार का आर्थिक नियोजन है। यानी कि जो पंचवर्षीय योजना है, जो हमारा 5 ईयर प्लान है, मैं FYP लिखूंगा तो आप समझ जाना। FYP का मतलब क्या है? 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना है। तो पंचवर्षीय योजना एक आर्थिक नियोजन है। एक आर्थिक नियोजन है। बात को समझना, ध्यान देना। आर्थिक नियोजन है। नियोजन का मतलब होता है साथियों, अगर हम नियोजन की बात करें तो नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। और जहां पे भी हम आर्थिक प्लानिंग करते हैं उसे हम नियोजन वर्ड का यूज करते हैं। यानी जहां पे भी हम आर्थिक प्लानिंग करेंगे उसके लिए हम नियोजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी पंचवर्षीय योजना एक आर्थिक नियोजन है कि देश को आर्थिक रूप से सक्षम कैसे बनाया जा, देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कैसे बनाया जा, देश को आर्थिक रूप से कैसे बढ़ाया जा, उसके लिए जो है ये पंचवर्षीय योजना है। तो हमने कहा पंचवर्षीय योजना एक आर्थिक नियोजन है। देखो, जैसे अभी कुछ जो बच्चे हैं जो मोस्टली जुड़े हुए हैं, आपका जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा पैट का पेपर है आपका। तो जब पैट पैट का पेपर है, पैट के पेपर में लगभग अभी जो है वो एक एक महीने का अराउंड टाइम बचा हुआ है। अब 1 महीने का अराउंड जो टाइम बचा हुआ है, अब उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मेहनत करेंगे कि भाई वो एक योजना बनाएंगे कि भाई हमें मैथ को कवर करना है, मैथ को इतना टाइम देना है, GS को इतना टाइम देना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सैयारा मूवी देखने में अपना टाइम जो है वो खराब कर रहे होंगे। अब डिपेंड आप पे करेगा कि आपको पैट का एग्जाम निकालना है या अपने आप समय को बर्बाद करना है। जिस बच्चे को पैट का एग्जाम निकालना होगा वो अपनी एक प्लानिंग बनाएगा कि हाँ भाई मेरे को दिन में जो है 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 2 घंटे सब्जेक्ट में देने हैं, 1 घंटा इस सब्जेक्ट में देना है, 1 घंटा PYQ को लगाना है। ठीक है, तो आपने क्या बनाई? आपने एक योजना बनाई। तो इसी प्रकार से पंचवर्षीय योजना एक नियोजन है। और कैसा नियोजन है? आर्थिक नियोजन है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद अगर बच्चों हम आगे बढ़े, ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो पंच जो आर्थिक नियोजन है, आर्थिक जो नियोजन है बच्चों, ये समवर्ती सूची का विषय है। तो लिखेंगे हम आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन समवर्ती, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है।
आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। यानी कि जो हम बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमिकल प्लानिंग है बच्चों, तो वो किस सूची का विषय है? तो हम कह रहे हैं समवर्ती सूची का विषय है। जिस भी बच्चे ने मेरे से संविधान पढ़ा होगा, वो ऑनलाइन क्लास में पढ़ा हो या ऑफलाइन क्लास में पढ़ा हो, जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ा होगा उसे पता होगा, जो ऑनलाइन पढ़ा होगा हमारे इसी चैनल पे संविधान की लगभग 30 से 35 वीडियो पढ़ी है क्रम से, ठीक है। तो उसी में हमने टॉपिक पढ़ाया था आपको, अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूचियां टॉपिक पढ़ा रखा हमने। तो उसमें मैंने पढ़ा था कि मूल संविधान में 8 अनुसूची है, और वर्तमान में कितनी अनुसूची है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे भाई कितनी अनुसूची है। शिवानी रानी, खुशी शर्मा, अंजलि उपाध्याय, विवेक मलिक, अमित कश्यप, फटाफट बताओ भाई वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बिल्कुल बिल्कुल शिवानी 12, बिल्कुल मोहित शर्मा 12, बिल्कुल बिल्कुल आजम चौधरी 12, बिल्कुल खुशी शर्मा 12। देखो भाई हमने कहा संविधान में 12 अनुसूची है, तो उन्हीं 12 अनुसूचियों में बच्चों एक अनुसूची है हमारे पास, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। और जो बच्चों 7वीं अनुसूची है हमारी, उसमें संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। और जब संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, उस 7वीं अनुसूची में बच्चों, वो जो हमारी 7वीं अनुसूची है, इस 7वीं अनुसूची में 3 सूची है, जिसमें हमारी एक है संघ सूची, एक है हमारी राज्य सूची, और एक है हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने डिटेल में विस्तार से इस पर चर्चा कर रखी कि संघ सूची में जो भी विषय होंगे इन पे कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। इसी प्रकार राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों बनाएगा। यानी कि संघ भी काम करेगा और राज्य भी काम करेगा। यानी कि आर्थिक नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग करने का काम सेंटर का भी होगा और स्टेट का भी होगा। सेंटर का भी होगा, स्टेट का भी होगा। फटाफट बच्चों के लिए क्वेश्चन है, बताइए फटाफट कि जो समवर्ती सूची है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है, वो हमने किस देश से ली है? फटाफट जवाब देंगे भाई, फटाफट फटाफट जवाब दो। समवर्ती सूची हमने किस देश से ली है? इंतजार कर रहा हूं मैं। समवर्ती सूची किस देश से ली है? अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। ऐसा कैसे काम चलेगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल अनुज 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 घालियान ऑस्ट्रेलिया, आजम चौधरी ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही। 2 बच्चों का जवाब आया सबसे पहले, अनुज का आया और आजम का आया। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल। चलिए, तो यानी कि हमारे एक चीज क्लियर हुई। हमारा पहला क्लियर ये हुआ कि जो हमारे पंचवर्षीय योजना है, आर्थिक नियोजन है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, हमें पता लगा कि जो आर्थिक नियोजन है वो समवर्ती सूची का विषय है, यानी सेंटर और स्टेट उस पर दोनों मिलकर काम करेंगे। अब देखो, अगर हम जो इसकी बात करें, आर्थिक नियोजन की बात करें, कि दुनिया में सबसे पहले जो आर्थिक नियोजन की अवधारणा है वो किस देश ने दी? तो बच्चों दुनिया में सबसे पहले जो आर्थिक नियोजन की अवधारणा दी थी, वो बच्चों दी थी यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने। सोवियत संघ में का शासक था जिसका नाम था जोसेफ स्टालिन, जो कि स्टालिन के नाम से फेमस है। स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में जो है वो आर्थिक नियोजन की शुरुआत की थी, 5 ईयर प्लानिंग की शुरुआत की थी। इसलिए बच्चों हमने जो पंचवर्षीय योजना ली है वो कहां से ली है? सोवियत संघ से ली है। तो लिख लेंगे इस पॉइंट को भी, फटाफट लिखते चलेंगे। चीजें चीजें समझ लो, उसके बाद में आप नोट कर लेना, लिखेंगे। हमने हमने पंचवर्षीय हमने पंचवर्षीय योजना हमने पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ हमने पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ, इसे हाईलाइट कर लेंगे। हमने पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ सोवियत संघ से ली है। हमने पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से ली है। कहां से ली है? सोवियत संघ। और बच्चों सोवियत संघ को ही हम क्या बोलते हैं वर्तमान में? किसका नाम देते हैं? रूस का नाम देते हैं, क्योंकि सोवियत संघ का विभाजन हो गया था, विघटन हो गया था। तो फटाफट बताओ, जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ और कितने टुकड़ों में हुआ? सौरभ पंडित, बिल्कुल, नमस्ते सर, नमस्ते जी। बताओ फटाफट, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ और कितने टुकड़ों में हुआ? यानी कि जो सोवियत संघ है वो कितने, फटाफट फटाफट, 1991, बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ 1992 नहीं भाई, 1991 है। ऐसा कैसे काम चलेगा? पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल भी। 1991, 1991, बिल्कुल। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में।
शुरुआत 1991 में हुई थी और प्रॉपर जाके फिर 1992-93 तक उसके टुकड़े होते रहे थे। अगर सोवियत संघ के विघटन की बात आएगी तो 1991 होगा, 1991 होगा। और कितने टुकड़े हुए मोहित शर्मा? बिल्कुल सही, 15 15 बिल्कुल। और जिसमें सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा निकल गया था? रूस निकल गया था। ठीक है। और उन 15 में से 7 टुकड़े कहां पे? 7 यूरोप में, और 8 कहां पे? एशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, 5 टुकड़े ये, और जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये हम नेक्स्ट स्लाइड जोड़ेंगे, लिखेंगे विश्व में, विश्व में आर्थिक नियोजन, विश्व में आर्थिक नियोजन की शुरुआत, विश्व में आर्थिक नियोजन की शुरुआत सर्वप्रथम, विश्व में आर्थिक नियोजन की शुरुआत सर्वप्रथम 1928 में, 1928 में सोवियत संघ, 1928 में सोवियत संघ के नेता स्टालिन ने की थी। सोवियत संघ के नेता स्टालिन ने की थी। यानी कि जो दुनिया है, विश्व में सबसे पहले जो आर्थिक नियोजन है बच्चों, फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसकी शुरुआत कहां से हुई? सोवियत संघ से हुई। और सोवियत संघ का कौन सा शासक था? जोसेफ स्टालिन था, जो कि शॉर्ट में फेमस है स्टालिन के नाम से। ठीक है, शॉर्ट में किसके नाम से फेमस है? स्टालिन के नाम से। इसके द्वारा ही जो आर्थिक नियोजन है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसकी शुरुआत की। उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़े, अगर अब थोड़ा सा भारत के संदर्भ में आए कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उनकी शुरुआत कैसे हुई, क्या प्रोसीजर था, उन अगर उन सभी चीजों पर हम विचार करें तो हमारे देश में बच्चों आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम था एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया, इन्होंने 1934 में किताब लिखी थी, 1934 में किताब लिखी थी, इंडियन प्लानड इकोनॉमी के नाम से इन्होंने किताब लिखी। तो यहीं से भारत में एक प्रकार से अगर हम देखें बच्चों, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत मानी जाती है। किसकी शुरुआत मानी जाती है? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत मानी जाती है। तो लिखेंगे 1934 में, 1934 में एम विश्वेश्वरैया, 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा प्लानड इकोनॉमी, प्लानड इकोनॉमी 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, फॉर इंडिया नामक, इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई, पुस्तक लिखी गई, लिखी गई। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी। किस व्यक्ति ने पुस्तक लिखी बच्चों? एम विश्वेश्वरैया ने लिखी। तो इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई, और जो एम विश्वेश्वरैया है बच्चों, इन्हें ही भारत में आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। इनकी जो भारत में आर्थिक नियोजन के जनक की संज्ञा दी गई, वो बच्चों दी गई एम विश्वेश्वरैया को। और एम विश्वेश्वरैया को ही भारत में अर्थशास्त्र का जनक की भी संज्ञा दी जाती है। अर्थशास्त्र के जनक की भी संज्ञा किसे दी गई बच्चों? एम विश्वेश्वरैया को दी गई। तो लिख लेंगे इन दोनों पॉइंट को, लिखेंगे एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया को भारतीय, भारतीय नियोजन का जनक कहा जाता है। भारतीय नियोजन का जनक, भारतीय नियोजन का जनक कहा जाता है, कहा जाता है। और इन्हें ही, और इन्हें ही भारतीय अर्थशास्त्र, और इन्हें ही भारतीय अर्थशास्त्र का भी जनक कहते हैं, और इन्हें ही भारतीय अर्थशास्त्र का भी जनक कहते हैं, जनक कहते हैं। यानी कि बच्चों अगर हम देखें, एम विश्वेश्वरैया जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। एम विश्वेश्वरैया बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि इन्हें भारतीय जो नियोजन है उसका भी जनक की संज्ञा दी गई, साथ ही जो भारतीय अर्थशास्त्र का जनक है वो भी इन्हें संज्ञा दी गई। ठीक है, बिल्कुल 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 सौरभ, आर्थिक नियोजन का जनक बिल्कुल एम विश्वेश्वरैया, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं उसके बाद बच्चों। यानी कि देखो, अब यहां पे आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है वर्ष याद रखना। आप ये देखो कि जो किताब आई, प्लानड इकोनॉमी फॉर इंडिया नाम की किताब आई, वो किस वर्ष आई बच्चों? 1934 में आई, 1934 में आई। अब यहां से जो हमारे लिए वर्ष है, ईयर है, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों 1938 1938 में 1938 में कांग्रेस का एक हरिपुरा अधिवेशन होता है। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है। और कांग्रेस का बच्चों जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। और इस समिति का अध्यक्ष जो बनाया बच्चों, वो बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो लिखेंगे 1938 के 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय राष्ट्रीय नियोजन समिति राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। गठन किया गया। और इसका अध्यक्ष है और इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। बनाया गया। यानी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी कि एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो आपसे पूछेगा नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है उसका गठन कब हुआ? 1938 में हुआ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? हरिपुरा अधिवेशन में हुआ। और एनपीसी जो है, एनपीसी का बच्चों अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इतनी बात क्लियर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को एनपीसी का जो है बच्चों वो अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, एनपीसी का अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल भाई, शेयर करो फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो भी आपके पास ग्रुप है, वो व्हाट्सएप का हो, इंस्टाग्राम का हो, टेलीग्राम का हो, ठीक है, आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, तो वहां पे जो ये क्लास है, इस क्लास का जो लिंक है वो शेयर करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों वर्ष आता है हमारा 1944। 1944। अब देखिए 1944 में क्या होता है। 1944 में मुंबई के अंदर 8 उद्योगपतियों की मीटिंग होती है। 1944 में बच्चों 8 उद्योगपतियों की जो है मीटिंग होती है। अभी देश जो है वो गुलाम है, हम जो अभी परतंत्र है। लेकिन भारत के जो उस समय जो टॉप के उद्योगपति थे, अगर हम बात करें टाटा, बिड़ला था, डालमिया था, जो उस समय के उद्योगपति थे, लगभग 8 उद्योगपतियों की बैठक होती है। और वो एक योजना प्रस्तुत करते हैं जिसे कि बॉम्बे प्लान के नाम से हम जानते हैं। जो अर्देशीर दलाल थे, वो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो 1944 में बच्चों निकल गया था बॉम्बे प्लान। तो ये मल्टीपल टाइम अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो बॉम्बे प्लान है वो किस वर्ष आया बच्चों। तो बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 में आया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। रुचिन, रुचिन का ही कहना मानो भाई। रुचिन कह रहा है कि सारे भाई बहन जो है शेयर कर दो। बिल्कुल शेयर करो भाई फटाफट। ठीक है, तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आप तो एक शेयर कर सकते हो। चलिए तो लिखेंगे 1944 में 1944 में मुंबई में 1944 में मुंबई में 8 उद्योगपतियों 8 उद्योगपतियों की एक बैठक हुई। 8 उद्योगपतियों की एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता अर्देशीर दलाल जिसकी अध्यक्षता अर्देशीर दलाल कर रहे थे।
कर रहे थे। अध्यक्षता कौन करता भाई? अर्देशीर दयाल, ये भी उद्योगपति थे। इसकी अध्यक्षता अर्देशीर दयाल कर रहे थे और और इनके द्वारा बॉम्बे प्लान जारी किया गया। इनके द्वारा बॉम्बे प्लान जारी किया गया। मल्टीपल टाइम एग्जाम में रिपीट हो चुका, मैंने आपको कई बार बताया, कई बार आप प्रीवियस एग्जाम जो है वो देखोगे। बिल्कुल सौरभ, बॉम्बे योजना, बिल्कुल बॉम्बे योजना है, बॉम्बे प्लान के नाम से फेमस है। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। बॉम्बे प्लान किस वर्ष आया? 1944 में आया। अध्यक्षता कौन कर रहा था बच्चों? अर्देशीर दलाल कर रहा था। कितने उद्योगपति थे इस बैठक में? तो 8 उद्योगपति थे, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, इसी साल बच्चों 1944 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था श्रीमन नारायण अग्रवाल। 1944 में 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई। गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई। देखिए, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था श्रीमन नारायण अग्रवाल। ये जो श्रीमन नारायण अग्रवाल है बच्चों, इन्होंने 1944 में एक योजना प्रस्तुत की जिसे जाना जाता है बच्चों गांधीवादी योजना के नाम से। हुआ क्या, जैसे महात्मा गांधी है, तो जो महात्मा गांधी के जो विचार थे वो हर विषय पर महात्मा गांधी ने अपने विचार दिए। देश की एजुकेशन से लेके, देश की धार्मिक स्थिति से लेके, देश की अर्थव्यवस्था तक, कि किस प्रकार क्या चीज किस सेक्टर में क्या सुधार होने चाहिए। तो उन महात्मा गांधी के उन्हीं विचारों को, जो महात्मा गांधी के विचार थे, महात्मा गांधी के उन्हीं विचारों को इकट्ठा करा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्रीमन नारायण अग्रवाल। और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें कि मूलतः गांधी के विचार थे। तो इसलिए इस योजना को बोला जाता है गांधीवादी योजना, क्योंकि ये महात्मा गांधी के जो थे वो विचार थे। तो याद रखेंगे 1944 में बॉम्बे प्लान आया और 1944 में क्या आया बच्चों? गांधीवादी योजना। इसके अगले ही वर्ष बच्चों 1945 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था एम एन रॉय। बिल्कुल, एक व्यक्ति थे 1945 में बच्चों जिनका नाम था एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की, इसे बोला जाता है जन योजना, ये पीपुल्स प्लान। तो 1945 में एम एन रॉय ने जन योजना इंग्लिश से बोल देता है पीपुल्स प्लान। 1945 में एम एन रॉय ने जन योजना प्रस्तुत की। तो जो एम एन रॉय है 1945 में इन्होंने जन योजना पीपुल्स प्लान के नाम से एक योजना प्रस्तुत की। अब फटाफट आप लोगों से क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है, ये बताओ सबसे पहले संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी? फटाफट बताइए, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, संविधान सभा की औपचारिक मांग, और उस व्यक्ति का जिक्र यहां पे हमारी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है। नहीं, क्वेश्चन ये है संविधान सभा की सबसे पहले औपचारिक मांग किसने की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मोहित शर्मा, एम एन रॉय, सीमा, एम नहीं है भाई, एम एन है, एम एन, अंकित शर्मा, एम एन रॉय, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1935, बिल्कुल मोहित शर्मा, श्वेता मलिक, एम एन रॉय, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है। तो यही व्यक्ति वो है जिसने 1935 में सबसे पहले औपचारिक रूप से संविधान सभा की भी मांग की। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे बढ़े तो 1950 में एक फेमस नेता हुए जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। 1950
1950 में बच्चों एक फेमस नेता हुए जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण, लोक नायक के नाम से फेमस है। इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की जिसका नाम था सर्वोदय योजना। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना या सर्वोदय प्लान भी बोल सकते हैं, सर्वोदय योजना प्रस्तुत की, सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। यानी अभी हम धीरे धीरे अभी हम धीरे धीरे पंचवर्षीय योजनाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे शुरुआती कदम है। यानी किसी भी चीज का निष्कर्ष जो है बच्चों, वो एक दिन में नहीं निकलता। अगर हमें कोई चीज मिली है आज, अगर हम डिजिटली पढ़ा पा रहे हैं, अगर भारत जो है वो एक डिजिटल के युग में जी रहा है फिलहाल, तो वो डिजिटलीकरण केवल एक दिन में नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं। तो इसी प्रकार जो हम फाइनेंशियल प्लानिंग तक पहुंचे, जो हम पंचवर्षीय योजना तक पहुंचे, तो स्टेप वाइज स्टेप बहुत सारी चीजें हैं। जो चीजें 1934 में शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे हम जब 1950-51 तक पहुंचे, तो जब हम वो उन चीजों को हम देखते हैं किसके रूप में, पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है भाई? बिल्कुल, बताओ भाई, इतनी चीजें क्लियर? यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बताओ, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ाएंगे भाई। चलिए, ठीक है, बिल्कुल किसी का कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब इसके बाद देखो 1950 में बच्चों कौन सी योजना आई? सर्वोदय योजना। और सर्वोदय योजना को लाने वाला व्यक्ति कौन है? जयप्रकाश नारायण है। अब 1950 में बच्चों एक घटना हुई। 1950 में ही हमने योजनाओं को बनाने के लिए, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए एक आयोग का गठन किया, एक आयोग का गठन किया, और जिसका नाम था योजना आयोग। जिसका नाम क्या था? योजना आयोग था। अब अगर योजना आयोग की हम बात करें, तो एक व्यक्ति हुए बच्चों जिनका नाम था केसी नियोगी। कौन थे बच्चों? केसी नियोगी, जो कि वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। केसी नियोगी की सलाह पर ही 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का क्या करा गया? गठन किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे 1950 में केसी नियोगी, 1950 में केसी नियोगी की सलाह पर, 1950 में केसी नियोगी की सलाह पर योजना आयोग का गठन किया गया। योजना 1950 में केसी नियोगी की सलाह पर योजना आयोग का गठन किया गया, गठन किया गया। इतनी बात क्लियर हुई? यानी 1950 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था केसी नियोगी, इनकी सलाह पर हमने योजना आयोग का गठन किया। तो आपसे पूछेगा योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन हुआ 1950 में। कब हुआ बच्चों? 1950 में। किसने सलाह दी थी? तो केसी नियोगी ने सलाह दी थी। अब देखो बच्चों, एक बात समझना, जो हमारा योजना आयोग है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री। पदेन अध्यक्ष का मतलब है जो इस पद पे होगा वही व्यक्ति इस पद पे होगा। जैसे आपने चीज, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी जो उपराष्ट्रपति के पद पे बैठा है वही राज्यसभा के सभापति के पद पे बैठा। बच्चों, एक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ऐसा ही जो देश का प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। तो लिखेंगे हम प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री योजना आयोग, प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। इतनी बात क्लियर हुई? यानी हम कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष है। जो प्रधानमंत्री के पद पर होगा वही योजना आयोग के अध्यक्ष के पद पर होगा। अब आप सभी बच्चों को इस बात का भी पता है कि जो योजना आयोग है, योजना आयोग का नाम बदला जा चुका। यानी एक प्रकार से अगर हम कहें तो योजना आयोग के स्थान पर एक नया संस्थान आया जिसका नाम क्या है? नीति आयोग है। ठीक है, कौन है? नीति आयोग है।
अब आप बस मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है, संयोजना आयोग है। अब योजना आयोग से जो नीति आयोग बना बच्चों, ये बना 1 जनवरी 2015 से। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, ये बताओ योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था और अंतिम अध्यक्ष कौन था? फटाफट बताओ। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष और अंतिम अध्यक्ष, प्रथम और अंतिम। बिल्कुल शिवम, नमस्कार नमस्कार भाई, फटाफट बताओ भाई। योजना आयोग का पहला और अंतिम। प्रियंका, नरेंद्र मोदी, प्रथम सीमा, पंडित नेहरू। बिल्कुल, यानी जो पहला अध्यक्ष था वो कौन था? पंडित नेहरू था। पहला अध्यक्ष कौन था बच्चों? पंडित नेहरू। और अंतिम कौन था? नरेंद्र मोदी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1950 में जब योजना आयोग का गठन हुआ, प्रधानमंत्री कौन थे? एक सेकंड भैया, बस एक सेकंड दोगे? चलिए बच्चों, ठीक है, देखो, यानी कि योजना आयोग का पहला अध्यक्ष था हमारा पंडित नेहरू, और अंतिम कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। चलो फटाफट आप ही बताओगे। ये बताओ योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष। पहले और अंतिम उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष। और गूगल का सहारा नहीं लेना बिल्कुल भी। बहुत सारे बच्चे तुरंत जो है गूगल में सर्च करा, उसके बाद जो है कमेंट में जवाब दे दिया। नहीं पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। बताओ। सीमा अरविंद पनगड़िया, बिल्कुल। आजम चौधरी गुलजारी लाल, बिल्कुल बिल्कुल। यानी योजना आयोग का पहला अध्यक्ष जो था वो था गुलजारी लाल नंदा। और अंतिम कौन था बताइए? अंतिम, अंतिम बताइए भाई। अंतिम का जवाब नहीं आया किसी का भी। सीमा ने जवाब दिया है लेकिन वो गलत है। अंतिम, बिल्कुल सौरभ शर्मा, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, बिल्कुल सही। चलिए लिखते हैं, यानी योजना आयोग का जो पहला अध्यक्ष है वो होगा पंडित नेहरू। तो लिखेंगे पंडित नेहरू, पंडित नेहरू योजना आयोग के, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम, पंडित नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं वहीं नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी अंतिम अध्यक्ष थे। नरेंद्र मोदी अंतिम अध्यक्ष थे। और वहीं उपाध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो उपाध्यक्ष को भी यहीं देख लेंगे। देखेंगे योजना आयोग, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष, योजना आयोग के पहले, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। वहीं अंतिम मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, अहलूवालिया थे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, देखो पहले कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, जो कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे हैं, है ना, कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे हैं। वही अंतिम की अगर बात करेंगे तो कौन थे? मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। वही अध्यक्ष की बात करेंगे तो पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। और वही अंतिम अध्यक्ष की बात करेंगे तो अंतिम अध्यक्ष कौन थे बच्चों? नरेंद्र मोदी थे। उसके बाद आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 2015 से, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग, योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग, नीति आयोग लाया गया। यानी कि 1 जनवरी 2015 से बच्चों, यानी 31 दिसंबर 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया।
योजना आयोग को हमने क्या कर दिया, समाप्त। और योजना आयोग के स्थान पर बच्चों हम एक नया संस्थान, यानी कि एक नया संस्थान लेकर आए हम 1 जनवरी 2015 से, जिसका नाम क्या रखा हमने, नीति आयोग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलो ये भी लिख लेंगे, लिखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो भाई नीति आयोग जो है, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो नीति आयोग है, जैसे हमारा योजना आयोग था, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ऐसे सेम बच्चों नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो लिख लेंगे इसे भी, नीति आयोग, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और आप देखो बच्चों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015, और अभी क्या चल रहा है, 2025, यानी कि लगभग 10 साल हो चुके हैं। और 10 साल से जब से नीति आयोग बना है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी है। तो पहला पूछ लो या वर्तमान का पूछ लो तो नरेंद्र मोदी है। अब इसमें जो विशेषता थी, इसकी विशेषता ये करी गई बच्चों, इसकी विशेषता ये करी गई कि जो नीति आयोग है, जो एमएनसी कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उसके आधार पर इसमें सीईओ की व्यवस्था करी गई। किसकी व्यवस्था करी गई बच्चों, किसकी व्यवस्था करी गई बच्चों, ठीक है, इस सीईओ की व्यवस्था करी गई इसमें, ठीक है। तो इसमें यानी कि जो नीति आयोग है, उसमें एक तो कौन होगा, अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष कौन होगा, देश का प्रधानमंत्री होगा। साथ ही कौन होगा, उपाध्यक्ष होगा, और साथ ही कौन होगा, एक होगा सीईओ। तो लिखेंगे, यानी नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो गया, तो हम देख लेंगे प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम क्या है, अभी भी वर्तमान में वही चल रहा है। प्रथम अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। प्रथम अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। और वही अगर हम प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे बच्चों, प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे, तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन होगा, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। अब आप लोगों से क्वेश्चन ये है, फटाफट ये बताओ पहला सीईओ कौन था, यानी जो नीति आयोग है, नीति आयोग का बच्चों पहला सीईओ बताओ, नीति आयोग का पहला सीईओ कौन था, नीति आयोग का। तो नीति आयोग का पहला जो सीईओ था वो था अरविंद श्री खुल्लर। कौन था, अरविंद श्री खुल्लर, अरविंद नहीं भाई, सिंधु श्री खुल्लर होगा, सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर। कौन था, सिंधु श्री खुल्लर था। वही प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, अरविंद पनगड़िया। और प्रथम अध्यक्ष कौन था, नरेंद्र मोदी, ठीक है। अब जो बच्चों नीति आयोग है, अब नीति आयोग की अगर हम बात करें, ये योजना आयोग से किस प्रकार भिन्न है। तो योजना आयोग है, तो योजना आयोग में मोस्टली जो सदस्य होते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, और इसी के साथ जो कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री होते थे। लेकिन अगर हम नीति आयोग की बात करें, तो नीति आयोग के जो मेंबर होते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री के साथ साथ जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और इसी के साथ जो हमारी यूटी है, जो यूनियन टेरिटरी है, जो उनके प्रशासक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो भी नीति आयोग के सदस्य होते हैं। तो लिख लेंगे इस चीज को, लिखेंगे यहां, लिख लेंगे सदस्य, नीति आयोग के सदस्य, नीति आयोग के सदस्य। तो पदेन अध्यक्ष कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। साथ ही कौन हो जाएगा, जो कैबिनेट मंत्री है वे भी इसके हो जाएंगे मेंबर। साथ ही कौन होंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। और साथ ही जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, इनके कौन हो जाएंगे, प्रशासक। जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो भी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं, वो भी इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे। यानी केंद्र शासित प्रदेशों के जो
वो भी इसके क्या होंगे बच्चों, मेंबर होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। यानी कि जो हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग के जो मेंबर होंगे वो प्रधानमंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री होगा, साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और केंद्र शासित जो क्षेत्र है उनके प्रशासक हो जाएंगे। यानी कि योजना आयोग में केवल भागीदारी होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहीं पे यहाँ पे भागीदारी को बढ़ा दिया गया। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ बच्चों कौन एडिट कर दिया गया, राज्य सरकार, ताकि आर्थिक नियोजन में जो है वो और आसानी हो सके, राज्यों को पॉइंट ऑफ व्यू को भी हम क्या कर सके, जान सके। ठीक है, अब यहां एक बात को समझो बच्चों। ठीक है, अब देखो पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का काम किसका था, योजना आयोग का। अब योजना आयोग तो समाप्त हो गया, उसके स्थान पे क्या आ गया, नीति आयोग। तो आप ये देखोगे अब हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो भी नहीं है। अब उनके स्थान पर सरकार अभी जो चला रही है वो लॉन्ग टर्म की योजनाएं चला रही है। अभी अगर हम बात करें तो हमारे देश में 15 वर्षीय योजनाएं चलनी है। सरकार 15 वर्षों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण कर रही है कि हमें 15 वर्ष बाद इस चीज को अचीव करना है। तो सरकार ने उसकी जो प्लानिंग है वो आज से शुरुआत कर दी। 15 वर्ष, 15 वर्षीय। ठीक है, अभी हम उस मुद्दे पर जाएंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो पंचवर्षीय योजना है, हम उसी टॉपिक पर रहेंगे। देखो योजनाओं को, पंचवर्षीय योजनाओं का तैयार कौन कर रहा था बच्चों, योजना आयोग। किसने तैयार करी, योजना आयोग ने। अब उस पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग ने तैयार करा। अब वे योजनाएं सही हैं नहीं है, वे राज्यों के हित में है, केंद्र के हित में है या नहीं है, इनकी पुष्टि करने के लिए देश में एक संस्थान बनाया गया जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी बोल सकते हैं हम। ठीक है, कोऑपरेशन बोल सकते हैं। तो यानी कि अब जो एनडीसी है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसकी स्थापना बच्चों 1952 में। तो हम यहां पे लिखेंगे 1952 में, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोल सकते हैं। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई, स्थापना की गई, की गई। यह योजना आयोग की बनाई गई, यह योजना आयोग की बनाई गई योजनाओं की जांच करता या संस्तुति करता था, संस्तुति करता था। यानी जो योजना आयोग ने योजनाएं तैयार करी हैं उन पे जो फाइनली मोहर लगाने का काम कर रहा है बच्चों, वो कौन कर रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद कर रहा है, एनडीसी कर रहा है। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं एनडीसी, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब देखो बच्चों, हमें पता है कि जो योजना आयोग है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग कहीं में कन्वर्ट हो गया नीति आयोग में, उसका पदेन अध्यक्ष भी कौन है, प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार बच्चों अगर हम एनडीसी की बात करें, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें, तो बच्चों जो एनडीसी है, एनडीसी का भी जो पदेन अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। उसे भी हम लिख लेंगे कि एनडीसी, एनडीसी का पदेन अध्यक्ष, एनडीसी का पदेन अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। एनडीसी का पदेन अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। यानी कि बच्चों जो भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का हेड होगा वो कौन होगा, देश का प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, यानी योजनाओं को तैयार करेगा योजना आयोग और उसके बाद जो है उन योजनाओं की संस्तुति करेगा। फाइनल मोहर लगाने का काम किसका होगा बच्चों, एनडीसी का होगा। एनडीसी का हेड कौन होगा, देश का प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर इसके बाद बच्चों हम बात करें, अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजनाओं की, तो आप सभी को यह पता है कि हमारे देश में जो पहली पंचवर्षीय योजना आई वो कब आई, 1951 में आई। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 तक रही। ठीक है, इतना मोस्टली बेसिक चीजें सभी को पता है। अगर अभी तक बच्चों में टोटल पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें, अब तक हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी, और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वो 2017 में समाप्त हो चुकी। उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। तो अगर टोटल पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो कितनी आई, 12 योजनाएं आई। तो पॉइंट डालकर लिखेंगे अब तक देश में, अब तक देश में कुल 12
अब तक देश में कुल 12 पंचवर्षीय अब तक देश में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आ चुकी हैं, आ चुकी हैं। यानी देश में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना आ चुकी बच्चों? 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी है। 13 पंचवर्षीय योजना की कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि योजना पंचवर्षीय योजना तैयार कौन करता है? योजना आयोग। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी, उसके बाद कोई नहीं। मैंने बताया था अब सरकार 15 वर्षीय योजनाओं पर काम कर रही है, तो मैं केवल 12 पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ना है। अब बच्चों सबसे बड़ी समस्या यह है बच्चों के सामने कि जी हम सर फैक्ट याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनकी टाइमिंग को लेकर बच्चों में दिक्कत है। सबसे बड़ी समस्या बच्चों जो होती है वो टाइमिंग को लेकर होती है कि जी, क्योंकि बच्चों देखो, जैसे मैंने कहा कि पंचवर्षीय योजनाएं कितनी आ चुकी, तो आपका जवाब है 12। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो आ चुकी। अब पहली जो पंचवर्षीय योजना आई वो आई 1951 से लेके 1956 तक आई बच्चों। पहली पंचवर्षीय योजना आई 1951 से लेके 1956 तक आई। ठीक है, अब आप बच्चों को कोई समस्या नहीं होनी थी अगर ये पंचवर्षीय योजनाएं कंटिन्यू चलती रहती हैं। अब समस्याएं ये हुई, ये बीच बीच में पंचवर्षीय योजनाएं गैप आ गया, टूट गई पंचवर्षीय योजनाएं बीच में। क्योंकि अगर लगातार चलती रहती तो कोई समस्या नहीं थी, हम फिर 5 साल बाद ऐड करते रहते, 51, 56, 56, 61, 66, हम 5 साल ऐड करते रहते, कोई समस्या नहीं थी। ठीक है भाई, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसका इतना कमजोर तो गणित नहीं है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम निकालना था, ठीक है, तो 5 5 ऐड करता रहता तो निकल जाता। अब समस्या क्या हुई, बीच में गैप हो गया। अब केवल मैं आपका 2 मिनट के लिए ध्यान चाहूंगा कि आप 2 मिनट ध्यान देंगे। ठीक है, लिखना बंद करेंगे, केवल चीजों को समझेंगे, याद करने का तरीका। ठीक है, इनकी टाइमिंग जो कि सबसे डिफिकल्ट है, ठीक है, उसे देखो। देखो सभी को पता जनरली कि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक रही, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रही, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक रही। कितनी होगी हमारी? 3 होगी। कितनी योजना होगी? 3 योजना होगी। यानी बीच में कोई समस्या ही नहीं है, लगातार हम हर 5 साल बाद पंचवर्षीय लाते रहे, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। तो दिमाग में यह बात सेट रखनी है, कितनी योजनाएं हम सीधी चले? 3 योजना चले, 51, 56, 56, 61, 61, 66। और 3 योजना के बाद गैप आ जाता है जिसे कि हम बोलते हैं योजनावकाश। क्या बोलते हैं? योजनावकाश। पर कितने साल का? 3 साल का। तो याद रखो, 3 योजना चले, 3 योजना चलने के बाद 3 साल का योजनावकाश, यानी कि 3 वर्षीय योजना अवकाश। 3 वर्षीय योजना अवकाश। भाई पहली सभी को याद है 51 से 56 तक रही, फिर दिमाग में बात सेट कर लो, लगातार 3 योजनाएं चली, 51, 56, 56, 61, 61, 66। 3 चलने के बाद 3 साल का गैप आ गया, कोई समस्या ही नहीं है। उसके बाद चौथी जो पंचवर्षीय योजना लेकर आए बच्चों, वो हम 1969 में लेकर आए। ठीक है, 1969 से 1974 तक, कोई समस्या नहीं। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना लेकर आए 1974 से 1978 तक। अब दिमाग में आओगे क्या जी 5 कैसे हो रहे तो 4 हो रही? उस चीज को हम समझेंगे, जब इस योजना को हम पढ़ेंगे तो हम उस चीज पर बात करेंगे कि क्या कारण रहा था कि हमने इस योजना को 1 साल पहले ही बंद कर दिया। नहीं तो 5 साल की चाहिए थी, लेकिन ये चल कितने की रही? 4 की रही। अब सुनो ध्यान से, 3 योजना चली, 3 योजना के बाद 3 साल का गैप, फिर हम 2 योजना चलाए, और 2 योजना के बाद 2 साल का गैप, यानी कि उसके बाद फिर अवकाश आ गया। और कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। 2 वर्षीय योजना अवकाश, यानी कि 78 से 80 तक। 78 से 80 तक 3 योजनाएं चले, 3 साल का गैप, फिर 2 योजनाएं चली, फिर 2 साल का गैप। उसके बाद हम बढ़े छठी पंचवर्षीय योजना के बाद। 2 साल का, 78 में योजना खत्म होगी, 2 साल का गैप रहा तो 80 तक गैप रहा। जो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना है बच्चों, वो है 1980 से 1985। 7वीं पंचवर्षीय योजना होगी 1985 से 1990। अब ये बताओ, अवकाश के बाद कितनी योजना चली? हम अवकाश के बाद कितनी योजना चली? हमने 2 योजनाएं चली, और जब 2 योजना चली तो 2 साल का फिर गैप दे देंगे। 2 वर्षीय योजना अवकाश, 2 वर्षीय योजना अवकाश।
यानी कि 90 से लेके 92 तक क्या हो गया, अवकाश हो गया। अब याद रखना 3 बार अवकाश आया, अब इसके बाद कोई अवकाश नहीं आया, हर 5 साल जोड़ते जाओ। आठवीं कब से कब तक होगी, 1990 से 1995, सॉरी 2 साल का गैप आ गया ना भाई, 85 से 90, फिर 2 साल का गैप आ गया। तो जब 2 साल का गैप आ गया तो ये 92 से चलेगी, है ना। ये कहां से चलेगी, 1992 से 1997। फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। बात खत्म। पंचवर्षीय योजना 12 की 12 पंचवर्षीय योजना। अब समस्या, सबसे ज्यादा जो समस्या है वो इसी टाइमिंग को लेके है। तो दिमाग में सेट करो ना, तो बिल्कुल कमजोर बच्चा भी, इतने तो सभी पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक आई। तो दिमाग में सेट करो 3 योजना चलेंगे हम, 51 56 56 61 61 66, 3 योजना चले 3 साल का गैप, 3 योजना चले 3 साल का गैप। 66 में हुई, कब तक 3 साल, 69 में हो गए। चौथी पंचवर्षीय योजना पाए 69 से लेके 74 तक चले। फिर 5वीं आई 74 से लेके 78 तक चले, क्योंकि 1 साल पहले उस योजना को खत्म कर दिया गया, 1 साल पहले खत्म कर दिया गया। 2 योजना चले, 2 साल का गैप, यानी 78 में योजना खत्म होगी, 80 तक अवकाश रहा। फिर 80 से 85, 85 से 90, फिर 2 योजना चले, फिर 2 साल का गैप 92 तक। फिर 92 से 97, 97 से 2002, फिर उसके बाद कंटिन्यू योजना है। तो आपको ये टाइम पीरियड हर हाल में याद करना है, दिमाग में बिठाना है। 3 बार अवकाश आए, पहली बार 3 बार, फिर 2 बार, फिर 2 बार, 3 योजना चलेंगे, 2 योजना चलेंगे, 2 योजना चलेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें, हमने पूरा का पूरा एक पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप पढ़ लिया कि कहां से क्या शुरुआत हुई, कैसे हुई, क्या चीजें हुई। ठीक है, हमने देख लिया कि कहां से नींव चली पड़ी, एम विश्वेश्वरैया आए, बॉम्बे प्लान आया, कांग्रेस का अधिवेशन आया, ठीक है, गांधी प्लान आया, जन योजना आई, सर्वोदय योजना आई, योजना आयोग का गठन हुआ, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया, और फिर कौन आ गया, एनडीसी आ गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आ गई, राष्ट्रीय विकास परिषद आ गई। इसी के साथ हमने 12 के 12 पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड देख लिया। कल आपको टाइम पीरियड कल आपको टाइम पीरियड हर हाल में याद होना चाहिए सभी को। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे एक एक पंचवर्षीय योजना की। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि जितना मेहनत दिया आपको ये याद होना चाहिए भाई। देखो, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है, आप अपने लिए मेहनत करो। ठीक है, आप मेहनत करो, चीजों को याद करो। और साथ ही कल इसी टाइम यानी कि 5:30 बजे, ठीक है, जो आपका जो नोटिस है वो डाल दिया जाएगा, और आप उस लिंक को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में, आप जहां भी पढ़ रहे हो जो भी है, आप लिंक को शेयर करो। ठीक है, और कल हम इस पंचवर्षीय योजना को जो है अ, लागू करने का सर डीटी लकड़वाल, अच्छा अच्छा, अभी तो हमने टॉपिक पढ़ाई ना अंकित शर्मा। ठीक है, बिल्कुल अनवरत योजना पढ़ेंगे 78 से 80 तक। बिल्कुल, जब बात करेंगे हम डीटी लकड़वाल की बात करेंगे। ठीक है, एशियन ड्रामा की पुस्तक की बात करेंगे। ठीक है, सारी बातें होंगी, अभी तो शुरुआत है, अभी तो। ठीक है, बिल्कुल। और एक बार फटाफट कमेंट करके बता देंगे कि आज की क्लास कैसी रही। बिल्कुल, एक बार फटाफट बताओ, फिर उसके बाद जो क्लास खत्म करेंगे, एक बार बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बादल शर्मा, मजा आ गया गुरुजी, बिल्कुल। बस आप ऐसे ही साथ बने रहो। ठीक है, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए, बिल्कुल सौरभ जी सर, और बिल्कुल जल्दी हम पैट के तो साथ ही हम पैट का तो शुरू कर ही रहे हैं। जल्दी जो दिल्ली पुलिस है उसका भी जो पीवाईक्यू है उसकी भी शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये कि केवल जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे उन्हीं को कराएंगे। ठीक है, और आप ये देख लो कि जो पैट के जो भी मेन मेन टॉपिक होंगे, जैसे हमारा एक पंचवर्षीय योजना हो गया, ठीक है, जनगणना होगी, जो भी टॉपिक है उन सारे टॉपिकों को हम एक एक जो है क्लास लेके चलेंगे, उन टॉपिक को खत्म कराएंगे। बिल्कुल, तो कल मिलते हैं 5:30 बजे। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद। चलिए।